हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले थोड़ा सा फील लेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना है। फिर हम लोग उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नया टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे बड़ी बात कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको ये बताता है कि किसी भी एरिया से, और एरिया कैसा भी हो सकता है। एरिया जैसे कि या तो 2D में एरिया ले लो या 3D में ले लो, ठीक है, कैसा भी एरिया हो उस एरिया से। ऐसे बेसिकली एरिया 2D में ही होगा, लेकिन अगर हम एक पार्ट ले, मतलब 3D ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, 2D पार्ट जिसमें हम लोग एरिया को लिखेंगे, तो क्या होगा, हमको ये बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताएगा कि किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है। बात समझ आना क्या बता रहे हैं कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास कोई एक एरिया है, मतलब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख लिए, और ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है। अब मान लो यहाँ पे एक रिंग लेकर के आए, तो हमको क्या बताना है कि मान लो ये चार्ज पार्टिकल से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर रिंग ला करके रखते हैं तो इस रिंग से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन कैलकुलेट करता है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करता है। क्लियर है बात? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मैथमेटिकल टेक्निक है, एक तरीका है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी एरिया से पास करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करते हैं। किसी भी एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वो कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। अगर तुम लिखना चाहते हो, डिनोट करना चाहते हो, तो हम लोग इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा फील लेते हैं। पहले एक बार डिफिनीशन समझ जाओ कि इसका बेसिक डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका फील लेते हैं कि बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो डिफिनीशन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing perpendicular to the plane surface या plane area, plane surface बोल दो चाहे एरिया ही बोलो, plane area या surface is called electric flux, is called electric flux। अब समझते हैं इसका कि बेसिकली क्या बता रहा है। दो तीन चीजें जाननी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या, पासिंग परपेंडिकुलरली, यानी किसी एरिया के परपेंडिकुलर कितना लाइन पास करता है। ये नहीं कि किसी एंगल पे, अगर मान लो किसी एंगल से पास करेगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उसका सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि मान लो यहाँ पे एक एरिया ले ले, एक छोटा सा ऐसा एरिया ले, तो इसको चीरता हुआ, यानी कि ऐसे अगर किसी एंगल पे जाएगा तो एंगल को काउंट नहीं करना, क्या करना है, उसका हम लोग क्या लेना है, उसका कंपोनेंट लेना है जो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो क्या होता है डिफिनीशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly to the plane surface or area is called क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। अब यहां से ये बात आता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करेगा, यानी कि हमको काउंट करना है, तो क्या काउंट करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट करना है। तो यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
अरे समझो बात को, एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, थोड़ा ध्यान समझते हैं। एज्यूम कर लो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वैल्यू कितना दिया, मान लो 2 न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, मान लो ऐसे एरिया। क्लियर बात, यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कितना है 2 न्यूटन पर कूलम। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं। अब इस एरिया से अभी कितना लाइन पास हो रहा है, 2 लाइन पास हो रहा है, इसके परपेंडिकुलरली कितना लाइन पास हो रहा है, एज्यूम कर लो कि 2 लाइन। यहाँ पे दिख रहा है कि मान लो ऐसे हम लोग एरिया रखे हैं, ये कौन सा प्लेन है, एज्यूम कर लो ये वाई और जेड, वाई जेड प्लेन में हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, कुछ ना कुछ एरिया होगा उसका, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अभी इसके परपेंडिकुलर कितना लाइन पास कर रहा है, 2 लाइन, तो यहां से हम लोग फ्लक्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट फ्लक्स का वैल्यू क्या लिख देंगे, 2। अरे डिफिनेशन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको क्या बताता है कि किसी भी एरिया से या एरिया के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है, 1 2, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। क्लियर बात। अब चलो हम लोग क्या लेते हैं कि एज्यूम कर लो कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 3 न्यूटन पर कूलम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 3 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी होती है वो डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो अब मान लो यहाँ पे अगर ये एरिया रखे थे तो इससे कितना लाइन पास किया, 2 लाइन। अगर यहाँ पे उसी एरिया को ला करके रखते हैं तो इससे कितना लाइन पास हो रहा है, 3 लाइन, यानी कि यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है। वैसे ही मान लो कि किसी और रीजन में रखते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, और ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो 4 न्यूटन पर कूलम है, तो वहां पे अगर हम एरिया सेलेक्ट करेंगे तो सेम एरिया से, जो ये वाला एरिया था मान लो 1 मीटर स्क्वायर है, ये वाला एरिया वो भी 1 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया भी कितना 1 मीटर स्क्वायर, तो इससे अब कितना लाइन पास करेगा, 4 लाइन पास करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि ये जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। क्लियर बात। यानी कि पहला बात कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। डिफिनेशन वही है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस या प्लेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 5 से डिनोट करेंगे, और 5 सबसे पहले क्या सीखे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो मान लो कि पहले क्या था, पहले मान लो आराम आराम से चलना है, एक छोटा सा गेट है और पूरा फैल के चलना है तो उससे 2 लोग निकलते हैं। अब थोड़ा सा क्या कर दिए, लोगों को थोड़ा सा कस दिए उसमें ज्यादा, यानी कि एक ही गेट से क्या करें, कितना लोग निकलेगा। अब आराम से अगर सिकुड़ के चलेंगे तो 3 लोग निकलेंगे, और सिकुड़ के चलेंगे तो 4 लोग निकलेंगे, यानी एरिया फिक्स कर दिए हैं। और उसको क्या करेंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसे क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही तो काउंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहला चीज क्या समझे हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी कंसेप्ट को समझते हैं। अगली बार क्या करते हैं, अगली बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगली बार एज्यूम कर लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट था, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो, कुछ भी एज्यूम कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है ई न्यूटन पर कूलम, फिक्स है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक छोटा सा एरिया लो, एक छोटा सा एरिया लेंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये बताओ इस छोटे से एरिया से कितना नंबर ऑफ फील्ड पास हो रहा है, एक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, इस छोटे से एरिया से फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब क्या लेते हैं, अब इससे थोड़ा सा बड़ा सा हम लोग एरिया लेते हैं, यानी कि एरिया का वैल्यू बढ़ाए तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हुआ, बढ़ा। पहले 1 पास हो रहा था, अब कितना पास हो रहा है, अब 2 पास हो रहा है। क्लियर बात। यानी कि अब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलो एरिया और बढ़ेगा तो इससे लाइन क्या होगा, और पास करेगा, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, और बढ़ेगा। तो पहला चीज क्या हुआ, पहला चीज ये हुआ
कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया कम होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे पास करने वाला लाइंस क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक, मान लो कि उससे लाइन कम हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला क्या दिखे कि जो फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, फ्लक्स उतना ज्यादा। दूसरा क्या होगा, एरिया के मैग्नीट्यूड के, जितना बड़ा एरिया लेंगे उससे पास करने, मान लो यहाँ पे छोटा सा एरिया है तो 2 लाइन पास कर रहा है, बड़ा सा एरिया कर देंगे तो ज्यादा लाइन पास करेगा, और बड़ा कर देंगे तो और ज्यादा लाइन पास करेगा, यानी कि फ्लक्स क्या हो गया, एरिया का प्रोपोर्शनल। एक और टर्म आता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, क्या पासिंग, यहाँ पे डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन पे जाओ, पासिंग परपेंडिकुलरली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इस प्लेन के क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब समझो ध्यान से कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास ये एरिया रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, अरे ऑब्वियस ही बात है नहीं है। इसका 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इधर क्या आएगा, ई cos थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा, ई sin थीटा। अब समझना बात को, यहां से मान लो कि ये हमारा क्या है, अब एक छोटा सा कोई एरिया ले लेते हैं, चलो एज्यूम कर लो ये वाला हमारा एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है, ऐसे किसी एंगल से ऐसे पास कर रहा है। हमको क्या चाहिए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हमको क्या चाहिए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, मान लो यहाँ से एंगल बनाया थीटा, तो ये क्या होगा, एक इसके अलॉन्ग होगा एंगल, ध्यान से समझो बात को, ये एरिया हो गया, मान लो हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है, ऐसे किसी एंगल पे है, तो क्या करेंगे, इसका 2 कंपोनेंट, एक क्या होगा, ई cos थीटा इधर आएगा, अरे जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उधर क्या आएगा, ई cos थीटा इधर, और ये क्या होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई sin थीटा। अब क्या ई sin थीटा इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया, ये इस एरिया के टेंजेंट के क्रॉस निकल रहा है, क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कोई इंपैक्ट डालेगा, इससे पास कर रहा है, नहीं पास कर रहा है, ये ऊपर स्लाइड करता हुआ निकल जा रहा है, टच करता हुआ निकल जा रहा है, पास कौन करेगा, ई cos थीटा, इसके अंदर वाला। क्लियर बात। तो यहां से हम एक और चीज का टर्म सीखते हैं कि ये जो हमारा फ्लक्स है फाई, वो किस पे डिपेंड करता है, cos थीटा पे, ऑफ वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, क्या लिखेंगे, ई एंड क्या, एस। अभी बता रहे हैं कि ये एस वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, एरिया वेक्टर क्यों लिख रहे हैं, देखो ये सिंबल क्या है, ऊपर एरो दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर। तो ये बेसिकली ये एस जो है वो एरिया नहीं है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ एरिया पढ़े हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर। ये एस क्या है, एरिया वेक्टर, यानी कि जो हमारा थीटा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा हमारा 2 चीजों पे डिपेंड करता है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक, क्या बोल दिया यार, क्या दिमाग, ये जो हमारा फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, और एस क्या है, एरिया वेक्टर। जो थीटा होगा हमारा ई और एस दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर बात। तो पहले सिर्फ अभी डिफिनीशन लिखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली फील्ड देने के लिए लिखे हैं, सिर्फ इतना डिफिनीशन लिखो, इसके बाद फिर इसका दूसरा डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, जल्दी लिखो। चलिए डन, रब कर दे। तो इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है, इसका दूसरा डिफिनीशन, सेकंड डिफिनीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी which is mathematically defined as, मान लो कि डी फाई,
हम लोग डी फाई का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। देखो तुम लिखना चाहते हो अभी आगे बढ़ाएंगे, फाई भी लिख सकते हो, हम लोग ऐसे लिखते हैं डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट क्या हो गया डी एस। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अभी लिखेंगे कि फाई बराबर कितना हो जाएगा ई डॉट एस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ कब होगा, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कब होता है, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम छोटा सा फ्लक्स लिखे हैं, ये क्या हो गया स्मॉल फ्लक्स, ठीक है। वेयर ई इज क्या है, मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, वेयर यहां पे पूरा लिखना जरूरी है, वेयर ई क्या है, वेयर ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये सबको पता है। और डीएस क्या है, डीएस है एरिया वेक्टर, डीएस क्या है, डीएस हमारा है एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर, अब तो एरिया का तो नाम सुने हैं सब कोई, हम सब किसी को एरिया निकालने आता है कि एरिया कैसे लिखते हैं। अब किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एरिया निकालने आता है, लेकिन ये क्या है एरिया वेक्टर है, तो वेक्टर के पास क्या होगा मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और मैग्नीट्यूड हम लोग जैसे निकालते थे एज इट इज निकालेंगे, जैसे हम लोग यूजुअली निकालते थे कि मान लो हमारे पास ये क्या होगा स्क्वायर होगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एज का स्क्वायर, अगर सर्कल होगा रिंग होगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं वो एरिया होगा। अब क्या हुआ वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन ऐसे होता क्या है उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बस इतना भी जान सकते हो कि जो हमारा एरिया वेक्टर है बेसिकली कोई भी एरिया है। फॉर एग्जांपल एक तुमको एग्जांपल ले लिए, मान लो हमारे पास क्या है ऐसा एक स्क्वायर, ठीक है, जिसका एज कितना है ए, एज लेंथ कितना है ए। तो अगर हमको इसका एरिया लिखना है या एरिया वेक्टर लिखना है तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड आता है हमको कितना ए स्क्वायर, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आया डायरेक्शन, तो एज्यूम कर लो ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला क्या है हमारा वाई एक्सिस, यानी कि ये स्क्वायर जो रखे हैं वो कौन से प्लेन में रखे हैं एक्स वाई प्लेन में। तो ये एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जिस प्लेन में ये हमारा रखा हुआ है स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। अब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर देखें तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे, या फिर क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या अंदर ऐसे, यही ना तो परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर रखो या फिर क्या रखो अंदर रखो। तो अगर ये 2D का सरफेस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपन सरफेस या ओपन एरिया। देखो 2D में कोई सा भी अगर 2D का ऑब्जेक्ट लेते हो और उसका एरिया लिखते हो किसी एक फेस का तो उसको क्या बोलते हैं ओपन एरिया या ओपन सरफेस, ठीक है। तो ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर भी लिख सकते हो, या तो बाहर लिखो या फिर अंदर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर इसका कोई बोले कि एरिया वेक्टर कितना होगा तो एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, स्क्वायर है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा या तो बाहर की तरफ, अगर बाहर लिखते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा के कैप एरिया वेक्टर यानी कि ए स्क्वायर के कैप मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया इसका डायरेक्शन। या फिर क्या लिख सकते हो एरिया तो उतना ही रहेगा ए स्क्वायर और डायरेक्शन क्या लिख सकते हो माइनस के कैप, यानी कि अंदर भी लिख सकते हो। क्लियर बात। वैसे ही मान लो अगर यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे अगर रिंग आ जाए ये एक्स ये वाई और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए रिंग, और रिंग का रेडियस कितना दिया है आर, तो इसका अगर हमको एरिया वेक्टर लिखना है तो एरिया तो वही लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, रिंग है। अब ये एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, या तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या फिर क्या होगा प्लेन के परपेंडिकुलर किधर अंदर की तरफ। क्लियर बात। तो या तो तुम लिखो पाई आर स्क्वायर के कैप या फिर क्या लिखो पाई आर स्क्वायर कितना माइनस के कैप, ये भी लिख सकते हो। वही अगर होता मान लो यहाँ पे ये क्या हो जाता, अगर यहाँ पे वाई जेड लिख दे ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा, और यहाँ पे रिंग लेते अब पूछता है कि इसका रेडियस आ रहा है, पूछता है इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, तो एरिया तो वही होगा, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
लेकिन अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो बाहर की तरफ या फिर किधर, अंदर की तरफ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स। तो यहाँ तो क्या लिखेंगे प्लस आई, या फिर क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस आई। ये समझ में आता है ना कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। तो क्लियर हुआ बात। जो मैथमेटिकल फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। लिख सकते हैं ई क्या है, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या डी एस क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एरिया के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एज इट इज, जैसे हम लोग स्केलर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसी एरिया, किसी भी शेप, मतलब किसी भी प्लेन के या सरफेस के एरिया को जैसे कैलकुलेट किया जाता है वैसे इसका एरिया निकालेंगे। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर वो 2D में है, अगर वो 2D शेप का है, उसका सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, जैसे स्क्वायर हो गया या क्या हो गया, रिंग हो गया, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो एरिया होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसमें एरिया रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, या तो बाहर की तरफ या फिर किधर, अंदर की तरफ। कुछ भी लिख सकते हो, या तो प्लस आई कैप लिखो, या मतलब यहाँ पे प्लस के कैप लिखो इस केस में, या माइनस के कैप लिखो, जैसे यहाँ पे प्लस आई कैप लिखो या माइनस आई कैप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अगर मान लो कि हमारे पास क्या आ जाता है, और समझना ध्यान से, अगर मान लो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया, एज्यूम कर लो तुम, चलो क्यूब ले लेते हैं। अब जो क्यूब होता है वो क्या होता है, ये देखना, ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन समझोगे, इस एग्जांपल को समझो, इस एग्जांपल को समझोगे तो एज इट इज क्वेश्चन है, इसी पे थोड़ा बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोगों को करना है। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, ठीक है, शायद आई थिंक 1.7 है, ठीक है, उसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, उसमें क्यूब का केस है, इसीलिए इसको लेकर के समझा रहे हैं। यहाँ पे देखो इसका 6 फेस होगा तो इसका 6 एरिया लिख सकते हैं। तो अगर हम इस फेस का एरिया लिखते हैं तो एरिया तो लिखने आता है क्यूब का, मान लो इसका एज लेंथ कितना है ए, इसका एज लेंथ कितना हुआ ए, तो ए स्क्वायर लिख देंगे इस फेस का एरिया। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये 3D ऑब्जेक्ट का एरिया लिख रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सरफेस। समझना ध्यान से, ये लिखना जरूरी है या ये जानना जरूरी है कि जो 2D का एरिया होता है या 2D का सरफेस होता है उसको हम लोग ओपन सरफेस बोलते हैं, और जो 3D का सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस बोलते हैं। ओपन सरफेस में जो एरिया लिखते हैं वो एज इट इज जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, डायरेक्शन लेंगे वो क्या होगा, उस एरिया के परपेंडिकुलर, या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, तुम्हारा टोटली तुम्हारा चॉइस है, तुम जैसे लिखना चाहते हो। लेकिन अगर ये क्लोज सरफेस बनेगा, अगर ये क्लोज सरफेस बनेगा तो ये क्या हो गया, इसका जो एरिया लेते हैं वो लिखने का पैटर्न है हमेशा क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लिखना है। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इस सरफेस के बाहर की तरफ। अगर मान लो ये इस साइड वाला सरफेस का लेंगे, एरिया तो वही होगा लेकिन डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, इधर बाहर की तरफ। अरे समझो ध्यान से, एज्यूम कर लो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब एज्यूम करते हैं, ऐसे एक क्यूब हो गया, क्यूब एज्यूम कर लिए, तो क्यूब का ये मान लो ये 2 फेस हो गया, ये जो इसके क्या हुआ है एकदम दोनों सामने सामने का जो फेस है, ये वाला 2 फेस, ये वाला 2 फेस, ये वाला 2 फेस, ठीक है। इसको इमेजिन करते हैं, मान लो यहाँ पे 2 फेस है, तो इसका एरिया लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लेन के, ये जो सरफेस है एरिया के उसके परपेंडिकुलर किधर, बाहर की तरफ। जब ये वाला सरफेस लेंगे तो एरिया तो वही ए स्क्वायर लिखेंगे और डायरेक्शन क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर किधर, बाहर की तरफ। अगर ऊपर वाला लिखना है तो एरिया तो वही होगा और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। अगर नीचे वाला भी लेंगे तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर बात। ऐसे देखो किसी किसी क्वेश्चन में अगर तुम लगाना चाहते हो तो अगर एरिया अंदर भी ले लोगे ना तो भी आंसर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे एरिया अंदर की तरफ लोगे तो इस वाले सरफेस का भी एरिया किधर लेना होगा, अंदर की तरफ। ऐसे ये थोड़ा सा कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है इसका। अगर तुम चाहते हो यहाँ पे एरिया है, मान लो हमारे पास क्यूब है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि अंदर ही लेना है तो यहाँ पे अगर अंदर लेते हो एरिया तो इस वाले सरफेस में भी किधर लो, अंदर लो, ऊपर वाले सरफेस भी किधर लो, अंदर लो।
ठीक है। लेकिन जो इसका करेक्ट मेथड है, जो हमेशा लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है कि अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल का सरफेस, 3D का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया तो लिखने आता है, लेकिन एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर है बात, समझ में आया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का डिफिनीशन क्लियर हुआ। पहले छोटा छोटा बात समझो, फ्लक्स का डिफिनीशन क्या होता है, मतलब क्या है फ्लक्स का। बेसिकली फ्लक्स क्या बताता है कि किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस को क्या करता है, काउंट करके बताता है कि किसी एरिया से कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, क्यों यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करता है। डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे अभी लिख रहे हैं इसको। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी विच इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज डी फाई बराबर ई डॉट कितना, डी एस, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस इज क्या, एरिया वेक्टर। क्लियर है बात। एरिया वेक्टर क्या हुआ, समझ में आया। बेसिकली इसका जो एरिया लिखेंगे एडिटी जैसे हम लोग लिखते हैं, और डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर 2D का सरफेस है यानी कि ओपन सरफेस है, 2D के सरफेस को ओपन सरफेस बोलते हैं, उस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अंदर ले लो या परपेंडिकुलरली बाहर ले लो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन अगर 3D का सरफेस आता है, क्लोज सरफेस आता है, तो उस केस में क्या करना है कि हमेशा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ होगा। अब थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करें तो यहां से क्या हो जाएगा, जो हमारा डी फाई है, डी फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी एस इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। अभी लिख दिए हैं, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। अगर यहाँ पे चलो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, एज्यूम कर लो कि ई और थीटा क्या है, थीटा तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ई कांस्टेंट है, तो डी फाई का डिफिनेशन क्या, डी फाई की इंटीग्रेशन कितना कितना हो जाएगा, फाई, और क्या हो जाएगा, ई और एस इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एस भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे मेंशन हो गया कि ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, एरिया वेक्टर, और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्लियर बात, ये हम डिफिनेशन लिख लिए। अब इसका यूनिट और डायमेंशन लिख के दिखाओ हमको, लिख के दिखाओगे कैसे तुम, इतना लिखो, और खुद से इसका अगर बिहार बोर्ड से हो तो पक्का लिखो, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इस फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। चलो जल्दी से लिखो और जल्दी से निकालो, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो डन। चलिए जी, क्या बढ़ते हैं हम लोग यहां से कि जो हमारा फ्लक्स आया फाई, वो फाई कितना आया, सॉरी, जो हमारा फ्लक्स आया फाई, फाई का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े, ई एस इंटू क्या, कॉस थीटा। सबसे बड़ी बात की स्केलर क्वांटिटी लिखी दिए थे, ये क्या होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, पता ही है हमको। पहला क्या हो जाएगा, यूनिट, यूनिट लिखते हैं। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा इसका, लिख दो यूनिट, क्या लिखेंगे, अरे लिखो एस आई यूनिट। कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, चलो याद है, नहीं भी याद है बुआ तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, डिफिनेशन पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। एस क्या है, एरिया, तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका एस आई यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बात। तुम चाहो तो इसको वेबर भी लिख सकते हो, इसको वेबर से भी डिनोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। अगला क्या है, डायमेंशन, तो चलो डायमेंशन लिखते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ क्या, फ्लक्स फाई। चलिए लिखना शुरू करते हैं, यहीं से आ जाइए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अब इतना तो याद हो नहीं सकता है, तो यहाँ से लिख देते हैं ना, न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर है। न्यूटन क्या होता है, फोर्स, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, क्या होता है हुआ बताओ, एम एल टी के पावर कितना, -2।
एम क्या हो गया, एम बेसिकली एरिया है मीटर स्क्वायर, तो मीटर का लेंथ का स्क्वायर यानी कि लेंथ का क्या हो जाएगा एल का पावर 2 डिवाइडेड बाय चार्ज को या तो तुम IT लिखो या फिर तुम क्या लिख सकते हो AT लिख सकते हो। बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग AT लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग AT ही लिखेंगे। तो यहाँ से डायमेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ से डायमेंशन लिख सकते हैं एम, एल का पावर कितना 3, टी का पावर कितना -3 और ए का पावर कितना -1। देखो एम एल का पावर कितना 3, टी का पावर कितना -3 और ए का पावर कितना -1। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन हम लोग कितना निकाल दिए, एम एल के पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर -1 और इसका यूनिट क्या निकाले, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम। ये इसका ऐसा यूनिट होता है और ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। बस यही हमारा क्या है थ्योरी, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है। समझना क्या है कि सबसे पहले कि मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हमको बताता है कि किसी अगर एरिया के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, उसको काउंट करना है, नंबर को काउंट करना है। तो कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएगा। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे हम लोग डिनोट कर लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू कितना ES cos थीटा, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, S इज एरिया वेक्टर। ये जरूरी है, S क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर क्या है, कोई नया टर्म नहीं है एरिया वेक्टर। एरिया जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे, बस यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका एक डायरेक्शन आ जाएगा। और डायरेक्शन किधर होता है, अगर हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट है यानी कि ओपन सरफेस है, तो उसके लिए जो एरिया वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। या तो बाहर लिखो या फिर अंदर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो 3 डायमेंशनल सरफेस का एरिया लिख रहे हैं यानी कि क्लोज सरफेस का एरिया लिख रहे हैं, तो उस केस में जो उसका डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। क्लियर है बात, क्लियर है। अब यहाँ पे नोट करके इस बात को लिख लो, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। कौन सा बात सर, अरे वही जो अभी बताए, नोट करके लिख लेना, यहाँ पे नोट करके लिख लो। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन ओपन सरफेस यानी कि 2D ऑब्जेक्ट्स आर perpendicular to the surface inward और आउटवर्ड, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनवर्ड लिखो या फिर आउटवर्ड लिखो, या आउटवर्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ, सेकेंड केस में, ऑफ एरिया वेक्टर इन क्लोज सरफेस यानी कि 3D ऑब्जेक्ट्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली। क्लियर बात, जो अभी हम लोग समझ रहे थे वही बात है। क्लियर है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तो इसको फिल करते हैं कि समझने वाला बात होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको फिल करते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा हमको और कंसेप्ट क्लियर होगा। मिटा दे। देखो एज्यूम कर लो, क्वेश्चन है एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर ऑफ साइड
1 मीटर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ये समझने वाला बात है। देखो समझो, अगर तुमको डिफिनीशन आता है, तुमको फील है, तो तुमको पेन और कॉपी का यूज ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन में तुम फील करो, एक बार विजुलाइज करो और आंसर लिखो। क्या बोला है? इफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 1 मीटर, इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इफ पहला E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप, दूसरा E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम जे कैप, और तीसरा E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम के कैप। क्लियर बात? हमको क्या दिया? हमको एक स्क्वायर दिया है। एज्यूम करेंगे एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड कितना है 1 मीटर, और वो कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, समझना ध्यान से, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है 2 न्यूटन पर कूलम, एक बार आई कैप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सेट करते हैं तो बताना है कि उससे फ्लक्स कितना होगा। एक बार क्या पूछा है कि अगर 2 न्यूटन पर कूलम होगा और किधर होगा? जे कैप में होगा, यानी कि वाई के डायरेक्शन में होगा, तब तो उससे फ्लक्स कितना होगा। और एक बार क्या पूछा है कि ई का वैल्यू कितना होगा 2 न्यूटन पर कूलम और के यानी कि जेड के डायरेक्शन में है, तब उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से निकालो और फील करके निकालो। हम ये बोलेंगे कि फॉर्मूला का यूज करो मत, सिर्फ फील करो। जो फीलिंग है जिससे हम लोग फील किए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जो समझे हैं, उसका यूज करो और वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो सिर्फ तुमको फील कराएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली क्या। जल्दी से लिखो। आई थिंक हो गया होगा। क्लियर है? चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग थोड़ा फील करके लिखते हैं, बिना इसके मैथमेटिकल फॉर्म से, बिना कोई फॉर्मूला अप्लाई किए हुए, सिर्फ फील करके लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा करके भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। एज्यूम कर लो ऊपर वाला क्या है? वाई एक्सिस, और इधर वाला क्या है? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला क्या हो गया? वाई एक्सिस। क्लियर बात? यहाँ पे एक स्क्वायर को रख देते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर को रख देते हैं। क्लियर बात? स्क्वायर का एक साइड है 1 मीटर, ये भी साइड कितना है 1 मीटर, और ये भी साइड कितना दिया है 1 मीटर, सारा साइड होगा 1 मीटर। ठीक है, एरिया तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एस का मैग्नीट्यूड, एस से डिनोट किया है। ऐसे आप ए से भी डिनोट कर सकते हो, कहीं कहीं ए से भी डिनोट किया है, एनसीईआरटी में शायद एस से डिनोट किया, इसलिए हम लोग एस से डिनोट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर स्क्वायर, 1 × 1 यानी क्या हो जाएगा 1 मीटर। चलो सबसे पहले फ्लक्स डिफिनीशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द एरिया। इस एरिया के परपेंडिकुलर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। ठीक है, पहले केस में क्या दिया हुआ है? पहले केस में दिया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 2 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? आई कैप। अब देखो यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 2 न्यूटन पर कूलम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप। अब ये बताओ, हमारा प्लेन में, जो हमारा एक्स वाई प्लेन में एरिया ऐसे रखा हुआ है और यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर पास करेगा? नहीं पास करेगा। क्या एक भी पास करेगा? नहीं पास करेगा। इसको समझ जाओ ना। एज्यूम कर लो कि पानी का फ्लो ऐसे है, इसको थोड़ा फील करते हैं। एज्यूम कर लो कि पानी हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है इस सरफेस के लोग ऐसे, और तुम एक स्क्वायर लो, स्क्वायर शेप का किसी ऑब्जेक्ट को लो और जाके ऐसे रख दो, ऐसे पानी जा रहा है, ऐसे रख दो, तो क्या इस लूप से, इस स्क्वायर से वाटर पानी पास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब उससे फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे फ्लक्स कितना हो गया? 0, क्योंकि कोई लाइन पास नहीं करेगा उसके परपेंडिकुलर। अगर लाइन परपेंडिकुलर पास नहीं करेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। सेकंड केस क्या है कि E इक्वल टू कितना है? 2 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन किधर है? जे में, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब समझो ध्यान से। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब डायरेक्शन कैसे है? ऊपर की तरफ। फिर वही केस, अरे यहाँ पे हमारा लूप रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऐसे ऊपर जा रहा है। क्या इसके परपेंडिकुलर पास करेगा?
नहीं करेगा, तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। वही केस की मान लो यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे और यहाँ पे जाकर के स्क्वायर रख दिए, क्या इससे पानी जाएगा बाहर? नहीं जाएगा, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू फाई का वैल्यू कितना हो गया 0। क्लियर? सॉरी, थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे है बाहर की तरफ, यानी कि अंदर से आ रहा है बाहर की तरफ। समझना ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है और इसके अंदर से निकल रहा है, यानी कि इससे निकलेगा कि नहीं? ऑब्वियस ही बात से निकलेगा, इससे निकल रहा है बाहर, यानी कि इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और लिखेंगे कैसे? अब यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे, तो फाइव इक्वल टू क्या होता है, ई एस कॉस थीटा। अब देखो फाइव, ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू 2, एस का वैल्यू कितना है 1, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन क्या, ई एंड एस। ठीक है, अब ई एंड एस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, और एस, एस कितना है 1 मीटर स्क्वायर। 2D का ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर है तो ओपन सरफेस है, तो इसका एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ लेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और एस का भी डायरेक्शन बाहर है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अगर अंदर लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री तो -1, cos 180 डिग्री तो -1 है, cos 0 तो 1। तो चलो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड का बात है। cos 0 कितना हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से फ्लक्स कितना हो गया 2 क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर बात? तो यहाँ से हमने फ्लक्स निकाल दिए। अच्छा ये बताओ, ये तो हम लोग फील करके देखें कि यहाँ पे फाई का वैल्यू 0 है, मैथमेटिकली भी यहाँ पे फाई का वैल्यू 0 होना चाहिए। जो ये फॉर्मूला से यहाँ पे निकाले हैं 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यहाँ से भी फ्लक्स 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी फ्लक्स 0 होना चाहिए। क्लियर बात? अब करें, चलो पहले केस में देखते हैं। पहले केस में क्या है, मैथमेटिकली देखते हैं। पहले केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप में है, तो फ्लक्स का लेके 5 बराबर कितना हो जाएगा ई एस इंटू क्या cos थीटा। ई का वैल्यू कितना है 2, मैग्नीट्यूड, एस कितना है 1 मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन, एस का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं। एस क्या होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है तो इसके बाहर होगा परपेंडिकुलर या फिर इसके अंदर होगा। हम लोग बाहर ले लिए तो चलो बाहर ले लेते, तुम अंदर भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर ले लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है एक्स एक्सिस में ऐसे, और हमारा एस किधर है, एस का डायरेक्शन किधर है जेड एक्सिस में, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे cos कितना 90, अब cos 90 कितना होता है 0, तो 5 बराबर कितना हो गया 0। क्लियर बात? यानी कि इससे भी हमारा फ्लक्स कितना आ गया 0। देख सकते हैं। दूसरा भी है सिमिलरली, किसके लिए देख सकते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन किधर है जे के डायरेक्शन में, फिर हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स कितना हो जाएगा ई एस इंटू कितना cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चलो हम 2 न्यूटन पर कूलम, एस का वैल्यू कितना दिया है 1 और cos थीटा। फिर हमारा एस तो बाहर ही होगा, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वाई के एक्सिस में, यानी कि वाई और जेड के बीच का एंगल कितना फिर 90 डिग्री, तो क्या लिख देंगे cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, एक बार डॉट प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हो, वो भी तो आता है हम लोग को। अरे वो भी ठीक है, मैथ्स काय के लिए पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल, वैसे भी निकाल सकते हैं। चलो निकाल देते हैं यार। तीसरा मेथड देख लो, यहाँ पे लिख दो एस जो है एस वेक्टर लिख दो। एस वेक्टर कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है हमेशा ले लेते हैं हम लोग पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव के कर। अब हमारा फ्लक्स क्या होता है ई डॉट एस, वेक्टर फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ई डॉट डी एस या ई डॉट एस। चलो पहले केस में इफ ई इज इक्वल टू कितना है 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप, और हमारा एस कितना है, एस है 1 की कैप। तो यहां से देखो फाई क्या होता है ई डॉट एस, ई का वैल्यू कितना है 2i डॉट कितना है के कैप 1 की, यानी कि i डॉट के कितना हो गया 0। दूसरा केस लेते हैं, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 न्यूटन पर कूलम क्या जे कैप, फिर फाई लिखेंगे ई डॉट एस कितना हो जाएगा ई का वैल्यू 2i, और डॉट क्या हो जाएगा जे कैप, आई डॉट जे फिर कितना हो जाता है 0। तीसरा केस लेंगे 2 न्यूटन पर कूलम के कैप, फाई का वैल्यू कितना ई डॉट एस, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के कैप, डॉट क्या हो जाएगा के कैप। अरे यहाँ पे के कैप लिखना है बुआ, क्या लिख दिए, यहाँ पे जे लिखना है।
के डॉट के कितना हो जाएगा 1, यानी कितना हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो तुम कैसे भी चाहो तो कैसे भी फ्लक्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये तीनों मेथड है। फील हुआ फ्लक्स, बेसिक क्वेश्चन था। एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करें, रब कर दे, इसको रब कर दें, बना दें। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। ये क्यूब है, ठीक है। ये क्या रखा हुआ है, एज्यूम कर लो ये एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। अब बोला है कि इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is placed in x direction, then find the net flux through cube if side of cube is a मीटर। हमारे पास क्यूब है जिसका साइड कितना है, ए मीटर दिया है, कोई एक साइड दे दिया है ए मीटर, और कहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है किसी प्लेन में। और बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, कौन सी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ऐसे प्लेस्ड है, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है, ऐसे प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमसे बताना है कि इस क्यूब से नेट फ्लक्स कितना है, ठीक है। जल्दी से निकालो। ऐसे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, कॉन्सेप्चुअली भी निकाल सकते हो। पहले मैथमेटिकली निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअली निकालेंगे। जल्दी निकालिए। चलो निकाल दे। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हर के लिए नहीं निकालेंगे, तो ही के लिए निकालेंगे, समझना ध्यान से। अभी देखो ये कौन सा सरफेस है, 3D का सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो इसके लिए जो अगर हम एरिया वेक्टर लेंगे पहले ऊपर वाले सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स के डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब इसके लिए देखो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर जो ऊपर वाला सरफेस है, क्यूब समझने वाला बात है कि मान लो ये जो ऐसे ढका हुआ है ऊपर वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर, ऐसे ले लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स के डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। और इससे पास ही नहीं करेगा ना यहाँ से, तो अंदर से निकलेगा ना। इस एरिया से कहाँ पास करेगा, जैसे ऊपर वाले एरिया से पास नहीं करेगा, वैसे ये जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टच करके जाएगा। ऐसे देखो ना, यहाँ पे भी अगर नीचे वाले से देखें तो यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन किसका, एरिया का, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इससे भी नहीं पास करेगा। क्लियर है। जो ऐसे है साइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे जा रहा है, क्यूब ऐसे ही बनता है, एक ये वाला सरफेस इससे 0 हो गया, एक नीचे वाला से 0 हो गया, फिर दो ऐसे भी बनेगा। तो इससे भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो एक्स एक्सिस में है, और इससे जो हमारा एरिया का डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ, इस सरफेस के बाहर की तरफ, फिर दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो इससे भी फ्लक्स कितना 0। ये वाला जो इस साइड का एरिया होगा बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे 90 डिग्री। तुम सोच भी सकते हो, अगर यहाँ पे क्यूब एज्यूम करें, ये वाला ऊपर ऐसे क्यूब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऐसे, तो इससे कितना, इससे कोई लाइन पास करेगा नहीं होगा, ऊपर से ही पास करेगा नहीं होगा, यानी कि ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बना हुआ है ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस यहाँ पे बना हुआ है, और जो इसके आगे बना हुआ है इसी के परपेंडिकुलर में पास करेगा। तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितने सरफेस से होगा, 2 सरफेस से। एक कौन सा, एक ये वाला सरफेस, और इसके अपोजिट जो इसके जो सामने सरफेस है वो वाला सरफेस, 2 सरफेस से फ्लक्स होगा। बाकी सब सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर बात। तो चलो नेट फ्लक्स लिखते हैं। पहले लिखते हैं पहले ये वाले सरफेस से, ये ऊपर वाला मिटा दीजिए, थोड़ा फील होगा। पहले ये वाला सरफेस है, ये वाला जो ये वाला सरफेस है। एरिया किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ।
क्या लेना है, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों से, जब हमारे पास क्या होगा, जब क्लोज सरफेस होगा यानी कि 3D का सरफेस होगा, तो वहां पे जो हम एरिया वेक्टर लेते हैं एस, वो किधर लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। और ये बाहर की तरफ, यानी ये कौन सा हो गया, मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, समझो ध्यान से, इधर क्या है एक्स वाई और ये वाला जेड, तो हम ये वाला सरफेस ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो सरफेस होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कौन से प्लेन में है, जेड बाहर है, वाई जेड प्लेन में, तो वाई जेड प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई जेड प्लेन में जो हमारा क्या है, एरिया है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कौन सा प्लेन है या कौन सा एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, तो इसके ऑपोजिट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर आई कैप, लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई आई कैप, हम इससे लिख रहे हैं ई वाले एरिया से, कुछ नाम देना चाहते हो तो इसको दे दो ए बी सी डी, इस एरिया से फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई आई कैप, फाइव बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट एस, कैसे भी लिखना है, ई कितना हो गया, ई आई कैप डॉट ए स्क्वायर माइनस आई कैप, आई डॉट आई वन माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, फ्लक्स आ गया। क्लियर है बात। सिमिलरली किससे लिखेंगे अब, बाकी चार सरफेस से कितना है, जीरो, अभी समझा दिए हैं। एक किससे होगा, ये वाले सरफेस से। अब देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर अंदर हम नहीं ले सकते हैं, अगर ये सरफेस है, अरे समझो बाबू ध्यान से, यहाँ पे ये सरफेस है, तो इसके अंदर तो ये अंदर वाला मटेरियल हो जाएगा, तो इसके बाहर लेना होगा, यानी इसका जो एरिया वेक्टर होगा ए स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, प्लस आई कैप। तो यहां से फ्लक्स लिखेंगे, इसको क्या बोल दो, एल एम एन ओ, तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू एल एम एन ओ, कितना हो जाएगा, फाइव बराबर कितना, ई डॉट कितना एस, ई कितना दिया है, ई आई कैप, और एस कितना है, ए स्क्वायर आई कैप, आई डॉट आई वन यानी कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर, इसको फाइव टू बोल दो, इसको कितना बोल दो, फाइव वन, यानी कि नेट फ्लक्स फाइव नेट फाइव वन प्लस फाइव टू, कितना एरिया है, 6 एरिया है, 6 सरफेस होगा, 4 सरफेस से पहले ही जीरो था, 2 सरफेस से एक से कितना माइनस ई ए स्क्वायर, एक से कितना आया प्लस ई ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर प्लस फाइव फाइव प्लस फाइव सिक्स, 4 से पहले कितना था, इससे जीरो था, ये जीरो प्लस माइनस कितना लिख सकते हैं, ई ए स्क्वायर प्लस कितना ई ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, जीरो, यानी कि नेट फ्लक्स कितना आ गया, जीरो, यानी इस क्यूब से जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, इतने माथा पिच्ची करने की जरूरत ही नहीं थी। डिफिनीशन आता है हम लोग को बुआ, डिफिनीशन क्या होता है, इसका डिफिनीशन ये होता है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कितना लाइन पास कर रहा है। अब तुम खुद देखो ना, मान लो यहां से जितना लाइन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जितना लाइन यहां से पे इंटर करेगा उतना ही लाइन यहां से क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, ठीक समझ आया। अगर मान लो यहाँ पे 1 मीटर का एरिया है इसका, यहाँ पे 2 न्यूटन पर कूलम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके 1 मीटर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, 2 अंदर हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 लाइन, उसी टाइम यहाँ से 2 लाइन कितना हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, बाहर, यहाँ पे अंदर हो रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली है, तो जितना इंटर हुआ उतना ही बाहर हुआ, तो नेट कितना बचा, जीरो, जितना पहले था उतना अभी है, तो पास ही नहीं कर रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर क्यूब है तो जितना एक सरफेस से इंटर किया उतना ही क्या हुआ, दूसरे सरफेस से बाहर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस केस में, अगर ये यूनिफॉर्म हो। इसी में क्या बोला है, एक बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर दिया है, वो एनसीईआरटी का 1.7 है शायद, इसका मतलब बेसिकली एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.7, उसको अटेम्प्ट करो तुम लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़े हम लोग, चलो एक सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो, अभी बेसिकली इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब गॉस लॉ पढ़ेंगे, इसी का जो अल्टरनेट मेथड है उसको पढ़ेंगे हम लोग, तब हम लोग इस पे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक सीबीएसई का क्वेश्चन है, चलो होमवर्क ही दे देते हैं, टाइम शायद ज्यादा हो गया, इसको तुम लोग होमवर्क ही कर लो, कि हमारे पास क्या है,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ पे एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का लेंथ कितना दिया है, मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट हमको दिया है, ये वाला कोऑर्डिनेट दे दिया है a,0 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया है 2a,0। ये एक्स एक्सिस पे है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका, ठीक है। इसका रेडियस दिया है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर बराबर कितना 1 मीटर। चलो अच्छा ऐसा डिजिट देते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा, इजीली कट जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर इसका रेडियस दिया है जो सिलेंडर का। अब बोला है इफ ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस्ड इन ए रीजन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है E बराबर कितना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू भी दिया है E इज इक्वल टू क्या बोले हम, चलो मान लो यहाँ पे 2x आई कैप, ठीक है। किधर है, x के डायरेक्शन में। ये जो है हमारा YZ प्लेन में रखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सिलेंडर जब ऐसे रखेंगे, जैसे मान लो ये वाला सिलेंडर है, ऐसे रखेंगे तो ये बाहर निकल रहा है किधर Z में और ऊपर Y में, ऐसे रखा हुआ है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो कितना है E बराबर 2x आई कैप इज प्लेस्ड इन a region, then find the net flux through the cylinder। हमको क्या बताना है कि सिलेंडर से नेट फ्लक्स कितना होगा। क्लियर हुआ बात। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का एक कोऑर्डिनेट जो ये पहले वाला कोऑर्डिनेट है जो यहाँ पे ये रखा हुआ है a,0 पे, ये कहाँ पे रखा हुआ है 2a,0 पे, ये a है। हैंड राइटिंग भी मेरा बड़ा अच्छा है। a,0 और ये कितना दिया है 2a,0, ठीक है। इसका रेडियस दिया है हमको, रेडियस कितना है 1 मीटर। और यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना 2x आई कैप, इस रीजन में रखा हुआ है। तो हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि इससे नेट फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आप लोग बनाइए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बाकी इसका हम अल्टरनेट फॉर्म, एक और मेथड होता है जो जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, वो इससे थोड़ा इजी होता है। बेसिकली वो एक थ्योरम है या एक लॉ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि गॉस लॉ क्या होता है और गॉस लॉ का यूज करके हम लोग कैसे फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उस पर जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा, अच्छा क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे अगले क्लास में, जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। आज भी जितना भी चीज़ था, बेसिकली जो भी चीज़ बताया सब कुछ बोर्ड के लिए था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा जाएगा जो हम लोग कौन से पढ़ेंगे, फ्लक्स कैसे देखते हैं या डिस्क से फ्लक्स कैसे देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट आएगा जो जेईई मेंस और एडवांस का होता है, ठीक है। तब तक आप लोग क्वेश्चन करो, जितना क्वेश्चन दिया था लोग या जो भेजा है उसका हम आंसर दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते रहो, अच्छे से रहो, लॉकडाउन का पालन करो। अब कुछ कम दिन है, जितना दिन भी होता है देखो हमारे भले के लिए है, ठीक है। तो उसका पालन करो, अच्छे से घर पे रहो, ठीक है, सेफ रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।